Yes, good morning students. So today we will discuss the current electricity chapter. Super लिखा है current electricity factor. Okay. तो इसमें क्या है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट में क्या है आपका फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर. जो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर है वो आपका क्या बनाते हैं, करंट बनाते हैं. यानी फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर. फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर का मतलब क्या है आपका कि जो हमारे चार्ज कैरियर है, जो चार्ज को कैरी करते हैं, वो आपको आपके फ्लो करते हैं, भागते हैं. किस तरीके से भागते हैं अगर हम देखें तो हर चीज एटम की बनी हुई है. ये भी एटम की बनी हुई है. अब इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है, बट इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे. जैसे मैं इसको ऐसे करूं, वाइब्रेट हुए, इलेक्ट्रॉन निकले तो, लेकिन वापस वहीं पर आ गए, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कोई पावर नहीं थी, पोटेंशियल नहीं था. इनके पास सपोज करो मैंने यहां से वर्क डन किया, 20 जूल की एनर्जी दी. इन्होंने क्या किया, 20 जूल की एनर्जी लेके ये आगे की तरफ गए. पहले तो इन पे एनर्जी थी नहीं, 20 जूल की एनर्जी लेकर कहाँ गए, आगे की तरफ गए. जैसे जैसे वो आगे की तरफ गए, डिस्प्लेसमेंट हुई तो एनर्जी घट गई. फिर एनर्जी घट गई तो इनकी जो स्टेबल स्टेट थी, जो पहले से थी, आना तो वहीं पर ही था. हमने एक साइड स्टेट में डाला था इसको, वापस कहां पर आ गए, अपनी स्टेबल स्टेट में. लेकिन अगर मैं इसके सामने एक पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दूं, अब उन इलेक्ट्रॉन्स की मजबूरी बन जाएगी कि उनको पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको खींच रहा है पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को. तो यही काम आपका किस में होता है, कंडक्टर में होता है, जब हम बैटरी लगाते हैं, और जिससे इफेक्ट पैदा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. आप और सिंपल भाषा में समझ सकते हैं. सपोज कीजिए हमारे पास एक पूरा का पूरा ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ये एटम है सारे के सारे, 1 2 3 4, फिर इसका 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ठीक है. अब ये ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, सारे न्यूट्रल है आपके. एटम जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है. अब यहां से मैंने सपोज कीजिए पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दे. ये पॉजिटिव था यहां पर, ठीक है. इसमें से इसने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया. अब ये पूरा हिस्सा क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया. पहले तो ये क्या था, ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, न्यूट्रल था. जिसमें पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे इसमें. अब हमने क्या किया, यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया तो ये इसके नेगेटिव को बाहर निकाल देगा. अब यहाँ क्या बच जाएगा, इसमें पॉजिटिव. फिर नेक्स्ट साइकिल में ये दोनों मिलके इसको, इसके नेगेटिव को निकालेंगे. फिर नेक्स्ट साइकिल में तीनों मिलके इसके नेगेटिव को निकालेंगे. फिर नेक्स्ट साइकिल में चारों मिलके इसके नेगेटिव को निकालेंगे. इस तरीके से आपके नेगेटिव क्या करते जाते हैं, निकलते जाते हैं. और ये हो क्या रहे, फ्लो हो रहे हैं, फ्लो एक किसमें, स्पेस के अंदर, एक रीजन के अंदर. तो जो ये इफेक्ट जनरेट करते हैं ना, पैदा करते हैं इफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. So this is the actual physical significance of electric current, the flow of charge carrier. ठीक है, this is called electric current. तो ये सारे के सारे सिर्फ समझने के लिए थे आपको कि किस तरीके से आपके चार्ज कैरियर करंट को क्या करते हैं, बनाते हैं. अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. ये हमने क्या ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, 1 मीटर स्क्वायर. क्रॉस सेक्शन कौन सा लेते हैं, ये वाला.
ये कंडक्टर है ना, तो ये वाला जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 करके जाते हैं, घूम के जाते हैं। यहाँ से आपने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी, और ये आपने स्विच लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल होगा, इलेक्ट्रॉन घूमते जाएंगे। ये इसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। तो I कितना होगा आपका, Q/T, समझे। और स्मॉल di कितना हो गया, dQ/dt। ये दो फॉर्मूले आपके, एक तो हो गया I = Q/T और एक di = dQ/dt स्मॉल इंस्टेंट पर। जैसे मान लो अगर स्मॉल इंस्टेंट पर आपको करंट निकालना है तो आप क्या निकालोगे, di, वो क्या होगा, dQ/dt, इंटीग्रेशन ऑफ Q, डिफरेंशिएशन ऑफ Q। और अगर आपको Q निकालना है तो इंटीग्रेशन कर दो, उल्टा आ जाएगा आपका, जैसे कैलकुलस मेथड में 11th में किया था आपने। तो इस पर क्वेश्चन कैसे स्वाभाविक है, एक तो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, वैसे तो ट्रेसर क्वांटिटी होती है, लेकिन वो आपके बहुत हाई लेवल की ट्रेसर क्वांटिटी, आप इसको स्केलर बोलोगे। क्यों स्केलर बोलोगे, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा जो इस टॉपिक में आ सकते हैं। दूसरी बात, डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। अब डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी तो फिर क्या होना चाहिए, आपका वेक्टर होना चाहिए ना। लेकिन एक वेक्टर एडिशन रूल है, कौन सा, ये अगर ए है, ये बी है, और ये कितना आएगा आपका, आर आएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रिजल्टेंट है ना आपका। तो ये निर्माण रखना है इसको, ठीक है ना। ये क्या सिंपल है, अगर ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, तो जोड़ दो सीधा I1, कितना आ गया, I1 + I2। नेट एल्जेब्रिक सम जो है ना, इस पर क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। तो समझ गए आप कि क्यों वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन तो है बट वेक्टर नहीं, क्लियर। अब आ जाओ इसकी SI यूनिट पर। SI यूनिट क्या होती है इसकी, SI यूनिट क्या होगी आपकी, एम्पेयर। एम्पेयर नाम का साइंटिस्ट है जिसने SI यूनिट बनाई। तो 1 एम्पेयर को डिफाइन कर सकते हो आप। 1 एम्पेयर किस तरीके से डिफाइन होगा, I = Q/T। I जो है वो क्या होगा आपका, Q/T। I should be equal to Q/T and this is 1 ampere, this is 1 coulomb by 1 second. If 1 coulomb of charge flowing in 1 second, then current should be 1 ampere, ठीक है। और करंट को अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर। काफी बार क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, दिस इज नियर बाय 0 एंड दिस इज नियर बाय इंफिनिटी। यानी वोल्टमीटर जो है ना, उसका रेजिस्टेंस अगर आप आइडियल की कंडीशन पे लेके जाओगे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई मिलना चाहिए, और एमीटर का लो। एमीटर का लो मिलेगा तभी तो रेजिस्टेंस वो करंट मेजर करेगा, अदरवाइज गर्म हो जाएगा आपका, और उसको वोल्टेज मेजर करनी है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई में कि आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्टमीटर में से जो आपका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस पर। सपोज कीजिए आपको वैल्यू दे दे किसकी, आपको वैल्यू दे दी हमने चार्ज की, t² + 2t + 1 and at t = 1 second find the value of current I, ठीक है। तो I क्या हो गया आपका, dQ/dt या di एक ही बात है। तो I कितना हो गया, d/dt of what,
टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये मेडिकल वाले ध्यान से सुन लो, ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। इसका कितना बन गया 2t प्लस 2, तो एट i इक्वल टू व्हाट 1 सेकेंड, तो ये कितना आ गया i इक्वल टू 1 सेकेंड, ये कितना आ गया 2 इंटू 1 प्लस 2 यानी 2 इंटू 1 यानी 4 एम्पेयर, 4 एम्पेयर इज द रिजल्ट। अब क्या ये 4 एम्पेयर सारा करंट है? नहीं। अगर मान लो सपोज करो किसी भी वायर में 5 एम्पेयर का करंट है, तो वो 5 एम्पेयर कौन सा होता है? एवरेज करंट। हो सकता है कहीं पर वो 3 एम्पेयर हो सकता है कहीं पर वो 2 एम्पेयर हो सकता है कहीं पर वो 1 एम्पेयर हो। तो हमने ये कौन सा निकाला है? एवरेज करंट नहीं निकाला, हमने वो करंट निकाला है कि हो सकता है कि कहीं पर ये 4 एम्पेयर हो, और हो सकता है एवरेज जो रिजल्ट, एवरेज जो वैल्यू हो कितनी हो, 10 एम्पेयर हो। तो एवरेज भी आ सकता है पेपर में निकालना। एवरेज में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, मान लो इसी पर आपको 2 सेकंड पे एवरेज निकाल के पूछा जाए करंट का, तो कैसे निकालोगे? पहले करंट निकालो फिर 2 पुट कर दो, ठीक है। बट एवरेज ऐसे नहीं पूछा जाएगा 2 पर, वो तो इंस्टेंटेनियस ही होगा। एवरेज पूछा जाएगा 2 0 के बीच में, तो पहले 2 करोगे फिर 0 करोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है भाई। अब इसका उल्टा कॉन्सेप्ट देखिए। सपोज कीजिए अगर आपको चार्ज पूछा जाए और करंट दे दिया जाए, कि हमने करंट दे दिया कितना 2t प्लस 4 और पूछा चार्ज, तो I कितना हो गया आपका dq बाय dt, तो dq कितना आ गया I इंटू dt। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। बेटा सब्जेक्टिव में ना, आप ऑब्जेक्टिव में तो सीधा कर सकते हो, सब्जेक्टिव में आपको पूरा करना पड़ेगा, तब जाके पास मिलेगा। ये I होगा मतलब di का तो I बन जाएगा, सॉरी ये कितना हो गया आपका dq, और ये कितना हो गया I dt। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, वो बोलेगी t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2, तो ये 1 टू 2 कर दीजिए, तो I की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, dq का तो q बन गया, I की वैल्यू कितनी आ गई 2t प्लस 4 इंटू dt 1 टू 2, तो ये 2t स्क्वायर बाय 2 आ गया प्लस 4t आ गया, और लिमिट कहाँ शिफ्ट होगी 1 टू 2 यहाँ लिमिट शिफ्ट होगी, इससे कैंसिल t स्क्वायर प्लस 4t 1 टू 2, अब 2 पुट कीजिए पहले माइनस 1 पुट कीजिए, तो q कितना आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, समझे। तो ये आपके मेथड है, आपको आज ही घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करनी है, मेथड्स को सारे के सारे। उसके बाद बेटा आता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आज हम जे सिग्मा रो ई यहां तक कर देंगे सारा का। जैसा कि आपको पता ही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है किसको मूव करने के लिए, और एवरेज ड्रिफ्ट का मतलब होता है आराम आराम से जाना, धीरे धीरे जाना, ठीक है। यानी हिंदी में करें तो सरकना मतलब होता है मतलब धीरे 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 चलना। तो आपके इलेक्ट्रॉन एकदम से फास्ट नहीं जाते, वो आयन से टकराते भी हैं, और जब आयन से टकराते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिजन, और आयन से टकरा के रिलैक्स हो जाते हैं, और जितने टाइम पे रिलैक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और सभी का एवरेज वो क्या होगा आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, देखिए यहां पर आपके कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये जब आपके स्टूडेंट बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, करंट तो आपका जनरेट यहां होगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आयन से टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन नहीं होगा आपका, आयन से टकराएंगे और फिर रिलैक्स हो जाएंगे वहां पर, ठीक है ना। और जितने टाइम के लिए रिलैक्स हो उसको क्या बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। अब एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, 100 इलेक्ट्रॉन पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एक का रिलैक्सेशन टाइम क्या मिलेगा अलग मिलेगा, उन सब का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और उन सब की एवरेज वेलोसिटी बाहर निकलने की उसको क्या बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। So it is the minimum average velocity of all the electrons in order to drift from the
conductor towards the positive potential. This is called what? Drift velocity. So आपको पहले वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अब हमें पता है ये L लेंथ है, यहाँ से यहाँ गए इलेक्ट्रॉन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लगा दीजिए v इक्वल टू u प्लस a। तो v इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। अब ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है। ये एवरेज कैसे बनेगी? v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइड बाय n। और ये एवरेज कैसे बनेगी? u1 प्लस u2 प्लस u3 un डिवाइड बाय n। और a तो आपका कांस्टेंट रहेगा और ये t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn डिवाइड बाय n। इसको टाउ भी बोल सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो अब ये तो कितनी बन गई आपकी स्टूडेंट? vd बन गई आपकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोले थे। ये कितनी हो गई आपकी? 0। और ये a और इसको टाउ बोल दो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इस t1 की जगह आप टाउ में कर सकते हो, दोनों एक ही चीज है। तो v को vd बोल देते हैं, a इंटू टाउ, इसको बोलो इक्वेशन 1। अब यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से? एक तो न्यूटन के सेकंड लॉ से, वो क्या कहता है? जब भी हम मोशन करेंगे तो फोर्स लगेगा कौन सा? m इंटू ए। तो मोशन कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो उस पर फोर्स कौन सा लगा? m इंटू ए। क्लियर? दूसरा फोर्स साथ में कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, वो कौन सा? q इंटू ई। यानी q की जगह कितना है? माइनस ई इंटू ई। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, m इंटू ए इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ई डिवाइड बाय m। ये a की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो vd की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? क्या लिख देता हूँ, vd की वैल्यू आ गई माइनस ई टाउ बाय m। ये ड्रिफ्ट स्पीड है और वेलोसिटी आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी माइनस ई टाउ बाय m। दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये दोनों हो गए आपके कौन कौन से? ड्रिफ्ट स्पीड भी और आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी। क्लियर? तो दोनों ही आपको क्या करना है? करने हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बदल के आ सकते हैं? तो न्यूमेरिकल आएगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड। या क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ये पैरामीटर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाउ के, ये दोनों तो कांस्टेंट रहते हैं हमेशा। अब वो बोलेगा कि भाई एक कंडक्टर में ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी लगाई, दूसरे में इतनी लगाई, रेशियो निकालो। अब सीधी सी बात है, कंडक्टर में भैया ये और ये तो कांस्टेंट ही रहेंगे। ई पर तो क्या रहेगा? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज ही रहेगा। और m कितना रहेगा? 9.1 × 10⁻31 kg। चेंज होगा क्या? चेंज होगा ये टाउ होगा या फिर ई होगा। ध्यान से देखिए, इनके चेंज होने से आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो इसलिए आप उन क्वेश्चंस को कीजिए। मैंने आपके हाफ ईयरली में और पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन दिया था कि भाई दो कंडक्टर थे, उनकी लेंथ को किस तरीके से डबल कर दिया, किस तरीके से उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो सेम थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस टाइप के बड़े क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद क्या कॉन्सेप्ट है? ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बना, बिल्कुल आसान है। जो करंट आप देखते हो ना, कन्वेंशनल करंट, उसको ड्रिफ्ट करंट ही बोलते हैं। 10th तक आपने सिर्फ करंट ही पढ़ा था। अब वो क्या आ गया? ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट में आपको डायग्राम तो वही बनाना है, ये वाला। ये इसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी अब इसके आपके उसमें मिलेगा, आपको यूट्यूब पे नहीं मिले होंगे, डायरेक्ट मिले होंगे इसमें। अब यूट्यूब पे भी मिल जाएगा इसके। अब इसमें आई क्या है? अभी आप ये देखिए कि इसकी लेंथ L है और वॉल्यूम V। एक इलेक्ट्रॉन चलेगा यहां से यहां, कितनी लेंथ कवर करेगा? L। n इलेक्ट्रॉन कितने करेंगे? n इंटू L। और n इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम कितना करेंगे? n इंटू V करेंगे। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू n ही होता है ना, तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू n इंटू E, यानी Q इक्वल टू कितना आएगा आपका वॉल्यूम के क्रॉस? n a L इंटू E। सिंपल है ये क्या हुआ? टोटल चार्ज n ही होता है, मैग्नीट्यूड ले लिया सिर्फ।
ये कितना हो गया, A इंटू एल क्यू किया वॉल्यूम के क्रॉस। अब ये जो टोटल चार्ज है यही करंट बनाएगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना आपका, तो क्यू कितना हो गया आपका एन ए एल ई बाई टी। ठीक है, इतना पूरा लेंथ करने की जरूरत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट लगाना है, एल बाई टी ये क्या हो गया वेलोसिटी, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम, दिस इज योर वेलोसिटी। तो सिंपल I इक्वल टू में एन ए ई वी डी, दिस इज योर डिस्क करंट। क्लियर? अब वीडी की वैल्यू रख दो, I इक्वल टू में एन ए ई माइनस ई ई टाउ बाय एम, तो I कितना आ गया आपका एन ए ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम माइनस, दिस इज योर डिस्क करंट। ठीक है, तो आपको सिंपल ये देखना है, टोटल चार्ज Q इक्वल टू एन आप पहले से कर चुके हो, इसके अंदर वॉल्यूम के क्रॉस टोटल चार्ज आ जाएगा, टाइम से डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी करंट डेंसिटी, इसी से बनेगा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ करंट। एक कंडक्टर में कितना करंट है, एक कंडक्टर है बिल्कुल पतला है, एक कंडक्टर है बहुत उससे थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा है, एक और भी ज्यादा है। आपने देखा होगा ट्रांसमिशन वायर जो हाई वोल्टेज की होती है, जो फीडर्स पे चलती है। फीडर्स क्या होते हैं, जो आपने फील्ड्स में देखे होंगे पूरे पूरे बड़े बड़े पोल, उनको फीडर्स बोलते हैं, उनसे चलती है हाई वोल्टेज की लाइन। उनकी वायर मोटी मिलेगी आपको, और वायर छोटी पतली मिलेगी, घर वाली और भी पतली मिलेगी, और जो ये दिवाली पे लड़ियाँ लगाते हैं उनकी वायर और भी पतली मिलेगी। क्यों? क्योंकि तीनों में करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। करंट डेंसिटी तो बनाएगी अपनी जाने के लिए, जितना हाई करंट उतनी हाई डेंसिटी। ठीक है, तो I कितना आ गया आपका एन ए ई वी डी, इस A को नीचे ले आइए, क्या आ गया एन ई वी डी, दिस इज योर J एन ई वी डी, दिस इज योर J करंट डेंसिटी। एंड इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी J इक्वल टू एन ई माइनस ई ई टाउ बाय एम, so this is what J should be equal to minus n e square e tau by m, this is your drift velocity, sorry current density. After current density we are in mobility of charge carrier. अब एक क्वेश्चन है आपके पास लैंडलाइन फोन है या मोबाइल फोन है, दोनों में से मूव करवाना किसको आसान है? डेफिनेटली मोबाइल। हमारे पास मोबाइल फोन है, इसको लेके हम कहीं भी जा सकते हैं, लैंडलाइन फोन को नहीं लेके जा सकते हो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर। तो वही मोबिलिटी बनाती है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना मूव कर सकते हैं, दिस इज योर मोबिलिटी। ठीक है ना भाई, किसी कंडक्टर में कम मूव कर सकते हैं, किसी में ज्यादा कर सकते हैं, दैट डिपेंड अपॉन द मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, दिस इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। म्यू दिस इज वीडी डिवाइड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ वीडी, यानी म्यू शुड बी इक्वल टू माइनस ई ई टाउ बाय एम इनटू 1 बाय ई, ई से ई कैंसिल, म्यू इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम। सो दिस इज योर व्हाट मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, म्यू इक्वल टू माइनस ई बाय एम। क्लियर? माइनस ई टाउ बाय एम, मतलब ये पर डिपेंड नहीं करती है मोबिलिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे दें, डिपेंड किस पर करती है? कंडक्टर पर। ठीक है ना। उसके बाद कंडक्टिविटी है, क्या होती है कंडक्टिविटी? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2017 में, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिविटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। बस ये क्वेश्चन था 1 मार्क का, बी पार्ट इसमें था ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन। तो कंडक्टिविटी सिग्मा 1 अपॉन रो, तो सिग्मा, अब रो की वैल्यू निकालें पहले, r इक्वल टू रो एल बाय ए, आर ए बाय एल इक्वल टू रो। ठीक है, तो उल्टा करते हैं इसको, ये कितना हो गया ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, यानी रो की तो कितनी होगी आपकी ओम इंटू मीटर, और इसकी कितनी होगी ओम -1 मीटर -1।
ठीक है। एक और भी होती है इसे मो की फॉर्म में, सीमेंस और मो की फॉर्म में, वो भी याद रखना आपका, ठीक है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आता है जो आपका एग्जाम में आता है। वैसे तो ओम्स लॉ डिड्यूस करना भी आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में, आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक कौन से होते हैं एग्जांपल के साथ? ओमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, ओमिक जो द रेजिस्टेंस व्हिच फॉलो द ओम्स लॉ और द रेजिस्टेंस व्हिच डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। कैसे देखिए आप, हमने क्या किया, V और I ये ग्राफ बना दिया। अब ये पॉइंट लिया ना अपन ने, ये पॉइंट यहां से देखना R सेम आएगा आपका, इधर भी कांस्टेंट आएगा आपका। ये तो है ओमिक रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं ना आपके वो सारे ओमिक होते हैं। नॉन ओमिक कौन सा होता है? अगर हम फिजिकल कंडीशन को चेंज कर दें तो यहाँ तक ग्राफ सीधा था, फिर ऐसे हो गया होगा। तो ये जो है ना आपका, ये ओमिक है, और ये कौन सा आपका बेटा? नॉन ओमिक। ये आपके बनेंगे नॉन ओमिक। और नॉन ओमिक कुछ नहीं होता, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ये जो एनवायरमेंट कंडीशन जब चेंज होती है ना, तब नॉन ओमिक बनता है।